बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना फिजिक्स गुरु एक नई वीडियो के साथ में फिर से हाजिर है। और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड जो पार्ट है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। अभी जो है हम लोग जो है एक बिल्कुल ही नई चीज़, एक नया ही कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इससे पीछे वाले चीज़ों से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। एक नया कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखेंगे और फिर हम लोग चलेंगे आगे कैपेसिटेंस पे। तो कम से कम इसके भी कम से कम 9 या 10 वीडियो आपको लगातार मिलेंगी। तो चलिए जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ठीक है ना। एक ऐसी चीज आपको बताने वाला हूँ जिसके लिए बहुत से बच्चों को क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। वो चीज हम लोग करने वाले हैं, उसको देखिए। वो होता है आपका एरिया वेक्टर। क्या होता है? एरिया वेक्टर। भाई जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया और उसके पीछे मैंने लिखा वेक्टर, तो हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है ना। हम लोग सोचते हैं कि एरिया तो भाई स्केलर क्वांटिटी है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एरिया तो भाई स्केलर क्वांटिटी है। हमने कभी नहीं कहा कि इस ब्लैक बोर्ड का एरिया जो होता है वो 25 मीटर स्क्वायर आउटवर्ड है, इनवर्ड है, लेफ्ट है। हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो वेक्टर एरिया जो होता है वो आपका अभी तक स्केलर क्वांटिटी हम लोग मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया भाई वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन हमको जब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी तो हम लोग उसको स्केलर मान के चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी जब किसी क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्शन का कोई खास फर्क ना पड़ता हो तो हम लोग उसको स्केलर डील कर सकते हैं। लेकिन अभी जब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं तो हमको एरिया का जो वेक्टर वाला जो रोल है वो अभी पता चलेगा, ठीक है ना। तो असली जो सच्चाई है वो अभी पता चलेगी। तो एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वो कैसे होती है उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, ठीक है ना। चलिए, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक छोटा सा मैं एरिया ले रहा हूँ। मेरे पास में ये लीजिए, एक एरिया हो गया। मैंने कोई भी स्क्वायर मान लिया है। इस स्क्वायर की जो साइड है वो मान लेता हूँ मैं ए। साइड क्या मान लेता हूँ? ए। तो इसका जो एरिया जो है वो बताओ क्या होना चाहिए। तो आपको सीधे ही पता है इसका एरिया क्या होगा, बताओ। एरिया जो वेक्टर होगा इसका जो एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो आपको पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ से मैंने जो है इसका साइड बाई साइड से इसका एरिया निकाल दिया है। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो ठीक है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं जब डायरेक्शन की बात करता हूं, जब मैं पूछता हूं कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो एरिया के लिए एक डायरेक्शन जो है वो डिफाइन की हुई है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। कोई भी सरफेस एरिया आपको गिवन होता है, वो सरफेस एरिया के नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे, भाई 90 डिग्री पे मतलब उसके 90 डिग्री पे आपको क्या मानना है, एक डायरेक्शन वाला वेक्टर मानना है ना। और वेक्टर का मतलब डायरेक्शन को दिखाने के लिए वेक्टर दिखाना पड़ेगा अपने को। और उसके लिए हमारे पास सबसे बढ़िया आसान तरीका क्या होता है, यूनिट वेक्टर दिखाने का होता है। अब जो आपको एरिया सामने दिख रहा है, आप इस एरिया को ध्यान से देखो। तो इस एरिया के अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो क्या मैं इसको इसका एरिया वेक्टर मान लूं? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो बाहर की तरफ, किसकी तरफ आएगा? बाहर की तरफ। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर मैं इस एरिया के अगर अंदर की साइड में नॉर्मल डालूं तो वो भी तो इसका डायरेक्शन हो सकता है। इसका मतलब एरिया की जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो आपकी 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया है वो मैं क्या करूंगा, इसका मैं एरिया लिखने वाला हूं। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आइदर आई कैप। आई कैप का मतलब क्या हुआ? आई कैप का मतलब, चलो आई कैप नहीं लिख रहे हो तो आप इसको क्या लिख लीजिए, इसको एन कैप लिख लीजिए। एक बार क्या लिख लीजिए? एन कैप। मतलब जो वेक्टर जो मैंने यहाँ पे इसके नॉर्मल बाहर की तरफ माना है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसी को हम लोग उसका एरिया वेक्टर मानते हैं। तो मैंने इसको एन कैप मान लिया। लेकिन क्या इसके परपेंडिकुलर इनसाइड भी हो सकता था? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ए स्क्वायर एन कैप। क्या ये वाला भी सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब एरिया की जो डायरेक्शन जो है वो दोनों हो सकती है, प्लस भी और माइनस भी। लेकिन हमारे पास कंफ्यूजन है कि कौन सी माने भाई। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी आप एरिया वेक्टर को डील कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कि आप कोई प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपने एरिया का वेक्टर बाहर वाला पॉजिटिव मान लिया है। तो उस कंप्लीट प्रॉब्लम के लिए हमको क्या लेके चलना है, वही लेके चलना है। किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपने प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में मान लिया कि ये वाला मेरा एरिया वेक्टर है आउटवर्ड, तो वही मान के चलना है। अगर मैंने इनसाइड वाला मान लिया है तो मुझे वही लेके चलना है। क्लियर बात समझ में आई? इसका मतलब दोनों ही डायरेक्शन हो सकती हैं। चलिए, ये तो आपका नॉर्मल सा एग्जांपल हुआ। मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेके चलता हूं जिससे आपको और अच्छे से पता चलेगा एरिया वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। चलिए भाई, मैंने यहाँ पे बनाया है एक
रिंग, क्या बनाया, एक रिंग बनाया, रिंग मान लो, डिस्क मान लो, ठीक है ना। चलो इस रिंग की जो रेडियस है वो मान लेता हूँ कितनी, आर, कितनी मान लूँ, आर मान लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा इसी रिंग को जो है मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, देखो ये वही रिंग है, ये वही रिंग है, इसका रेडियस भी कितना है, उतना ही रहेगा। ये जो रिंग है ये वही रिंग है जो मैंने यहाँ पे रख रखी है आर रेडियस की। और इसी रिंग को मैं एक बार अलग तरीके से फिर लिखता हूँ, देखो ये लीजिए, ठीक है ना, ये तीनों एक ही रिंग है, ठीक है ना। लेकिन एक बार तो मैंने इसको कैसे रखा है, ऐसे रखा प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड के प्लेन के अंदर, एक बार मैंने इसको ऐसे रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, और एक बार मैंने इसको कैसे रखा है, ऐसे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो मैंने तीन अलग अलग तरीके से रखा है, तीनों में रिंग वही है। अच्छा अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस केस के अंदर जो एरिया है आपका, वो एरिया कितना होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो मुझे बताओ कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो किधर आएगा, है ना। तो नॉर्मल वेक्टर के लिए मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि नॉर्मल वेक्टर जो एरिया जो वेक्टर होता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है ना। तो ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो सर्कल है वो ऐसे है आपका, है ना, मेरा जो आपका जो डिस्क दिख रही है या फिर आपकी रिंग दिख रही है वो ऐसे पड़ी हुई है। इसका मतलब इसका नॉर्मल या तो कहाँ होगा, ऊपर होगा, या कहाँ पे होगा भाई, नीचे होगा। इसका मतलब इसका नॉर्मल मैं मान रहा हूं ऊपर की साइड में, ठीक है, कहां मान रहा हूं, ऊपर की साइड में, ये लीजिए। या फिर मैं कहां मान सकता हूं, इसका नीचे भी मान सकता हूं, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसे लिखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर, या मैं लिखूंगा कितना, जे कैप, क्या लिखूंगा, जे कैप, और या फिर मैं क्या लिखूंगा, माइनस जे कैप। आई बात समझ में, बताओ समझ में आई कि नहीं आई। इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहां होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो इस रिंग के लिए नॉर्मल कहां है, ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है। तो या तो आप ऊपर वाली डायरेक्शन को कंसीडर करोगे या फिर आप नीचे वाली डायरेक्शन को कंसीडर करोगे। क्लियर बात समझ में आई। तो ऊपर कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है, नीचे कौन सा होता है, माइनस वाई होता है। तो मैं इसको माइनस जे कैप और जे कैप कंसीडर कर लूं, बहुत बढ़िया। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। इस बार मेरी रिंग ऐसे है, तो इसके लिए जो एरिया होगा वो कितना होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया तो वही होने वाला है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। इस एरिया के लिए नॉर्मल कहां होगा, हमेशा नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, इधर होगा, या फिर कहां होगा, पीछे की तरफ होगा कि नहीं होगा भाई। आपकी जो रिंग है वो ऐसे पड़ी हुई है तो नॉर्मल या तो उधर होगा, ऐसे पड़ी थी तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मेरा जो एरिया वेक्टर कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, या फिर इसके पीछे आएगा। तो ये वाला हो गया। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं पाई आर स्क्वायर आई कैप, या फिर मैं लिखने वाला हूं पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है भाई। या तो आपका एक्स एक्सिस में इधर है या फिर आपका माइनस एक्स में है। एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, आई कैप होता है, उसके लिए माइनस आई कैप होता है। अब इस पे आ जाइए, इसके लिए देखिए, इसके लिए एरिया कितना होना चाहिए बताओ, एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, ठीक है ना। अच्छा अब इसके लिए बताओ इसका नॉर्मल कहां होना चाहिए। ये तो आपको साफ एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया तो आपको ऐसे दिख रहा है, तो नॉर्मल कहां होगा, सामने की तरफ होगा, है ना। तथास्तु ऐसे भाई आप आशीर्वाद देते हो ना किसी को, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर होगा इसका, ठीक है ना, ये वाला। तो इसका मतलब इसका नॉर्मल वेक्टर तो बाहर की साइड में आएगा। बाहर के लिए क्या होता है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए क्या होता है, के कैप, क्या होता है, के कैप। क्या मैं इसके लिए इनसाइड वाला मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकता हूं, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, तो ये होता है आपका एक्चुअल में एरिया वेक्टर। जैसे सिचुएशन है उसी हिसाब से एरिया वेक्टर माना जा सकता है, ठीक है ना। कोई उस पे कोई अपने को ज्यादा फोर्स नहीं है। जैसे ही आपको एरिया दिखे, एरिया के नॉर्मल एक वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। वो आपका दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक पॉजिटिव मानी जाएगी, एक नेगेटिव मानी जाएगी। पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक लेके चलनी है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वही रखनी है, दूसरे के लिए आप चेंज कर सकते हो। पूरी लाइफ के लिए आपको चेंज नहीं, आपको सेम नहीं रखना है, आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम में सेम लेके चलना है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ क्या नॉर्मल वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर को आपको समझ में आया, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है आपको इस तरह से एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। चले अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे चले। अच्छा अब नॉर्मल से क्वेश्चन देता हूं आपको कि भाई ये वाला आपको दे दिया, कि ये वाला दे दिया आपको, देखो जैसे कि मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया अब इसको, रिंग को, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या कर लिया, टेढ़ा कर लिया है। अच्छा अब बोल रहा है कि इसका जो एरिया है ना, इसका जो रेडियस है वो मैं आर मान लेता हूँ, और इसका क्या बताओ, नॉर्मल वेक्टर बताओ। तो क्या नॉर्मल वेक्टर आपको पता है इसके क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नीचे की साइड में आएगा या फिर कहाँ आएगा, ऊपर की साइड में आएगा, है ना। ये वाला लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है ना भाई। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो मेरा नॉर्मल वेक्टर या तो नीचे की साइड में आएगा या मेरा ऊपर की साइड में आएगा। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो पाई आर स्क्वायर ही होने वाला है, लेकिन डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई है, डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई है। अब डायरेक्शन में कैसे निकालूं, यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे तो आई कैप था, यहाँ पे जे कैप था, यहाँ पे के कैप था, यहाँ पे तो मेरा नॉर्मल जो है वो किस में चला गया, प्लेन में चला गया। कहां चला गया, प्लेन के अंदर, यानी एक्स एक्सिस में भी है आपका
और आपका वाई एक्सिस के अंदर भी है, माइनस वाई के अंदर और प्लस एक्स के अंदर। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये वाला ऊपर की साइड में होगा, ये प्लस वाई के अंदर और माइनस एक्स के अंदर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूंगा वो देखते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए एक काम कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये वाला 45 मान लूं मैं एक बार, ये वाला एंगल 45 मान लूं मैं। कितना एंगल है 45। इसका मतलब है मुझे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इस वाले पॉइंट के मुझे क्या चाहिए कोऑर्डिनेट चाहिए, ताकि मैं इसकी डायरेक्शन को क्या कर सकता हूं निकाल सकता हूं, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा ना और अच्छे से समझते हैं और आपका एग्जांपल लेते हैं। ये लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और ये आपका जेड एक्सिस है। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगर मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर है, मेरे पास में कोई स्क्वायर है, उसके मैं साइड दे देता हूं, या फिर मेरे पास में कोई रेक्टेंगल है, और अच्छे से मान लीजिए ये रेक्टेंगल हो गया मेरे पास में, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, इसका नाम हो गया ए बी सी और डी, ठीक है ना। कोई पूछे कि इसका एरिया बताओ, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, इसका एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए डी। क्या ए बी और ए डी की मल्टीप्लाई कर दो, क्या ए बी और ए डी की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बताओ 3 इंटू 4 कितना आएगा, 3 इंटू 4 कितना आएगा बताओ 12, कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड डजंट चेंज, मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम रहेगा 12, ठीक है ना। लेकिन आपको एक दिक्कत यहाँ पे आएगी कि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका वेक्टर निकालिए, एरिया का वेक्टर निकालिए। तो ये वाला जो 4 है ये वाला क्या मान लूं मैं, आई कैप मान लूं एक्स एक्सिस में, और ये वाला मैं क्या मान लूं जे कैप मान लूं, क्या मान लूं जे कैप मान लूं। तो इसको मैं लिखता हूं ए बी, इसको मैं लिखता हूं ए बी। ए बी मेरा कितना बताओ, ए बी मेरा 4 है, तो 4 इंटू आई कैप हो गया, 4 किस में हो गया आई कैप में। अच्छा क्रॉस में आपका ये क्या हो गया ए डी कितना हो गया 3 हो गया, 3 किस में बताओ जे कैप में, है ना भाई। 3 तो आपका जे कैप में है ना ऊपर की साइड में, और ये वाला आई कैप में है। अच्छा अब देखो 4 और 3 तो क्या है कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड का क्या कर दो प्रोडक्ट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे क्या आएगा 12। लेकिन यहाँ पे बीच में किसका साइन है भाई, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है, आपने +1 में वेक्टर सीखा है, तो ये वाला होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो बताइए 2 वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, आई क्रॉस में जे, आई और जे का क्रॉस क्या होता है बता दीजिए। ए वेक्टर इज इक्वल टू आएगा आपका 12 इंटू के कैप, क्या आएगा 12 इंटू के कैप, यानी आई क्रॉस जे क्या होता है थर्ड वेक्टर। आपने सीखा होगा कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है तीसरे वेक्टर के बराबर होता है, जो कि उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों का प्लेन कौन सा है ये वाला, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, या तो ये वाला या फिर वो वाला। उसके लिए मेरे पास में 2 तरीके होते हैं, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई होता है तो माइनस के होता, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस के। तो मेरा एरिया वेक्टर क्या आएगा 12 के कैप, यानी इसका एरिया तो कितना आएगा 12, डायरेक्शन कहाँ पे आएगी नॉर्मल टू द सरफेस, बाहर की तरफ है ना 12 के कैप। तो मैं इस तरह से एरिया निकाल सकता हूं। अच्छा इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या माना कि भाई मेरे पास में एक एरिया दे रखा है ऐसे, ठीक है ना, ये वाला, ये मेरे पास में एक एरिया दे रखा है ये वाला, ये लीजिए ले लीजिए, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट कितने 0,0,0 है, ठीक है ना। आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाला भी स्क्वायर यहीं पे था, ऐसे स्क्वायर मैंने यहाँ पे माना है, रेक्टेंगल मानी है। लेकिन इस बार क्या है, ये इसका जो ये तो आपका कैसे पड़ा था प्लेन के अंदर पड़ा था, इस बार ये प्लेन के अंदर पड़ा नहीं है। ये वाला कहाँ है इस तरफ खड़ा है, इस तरफ है ना ब्लैक बोर्ड से बाहर की साइड में। ये कौन से प्लेन में है एक्स जेड प्लेन के अंदर है, ठीक है ना, और ऊपर की साइड में वाई प्लेन में है। अच्छा अब ये बोल रहे हैं कि ये जो साइड है कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है वो कितनी सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो मुझे इसका एरिया वेक्टर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे आता है, मैग्नीट्यूड तो मुझे आता है कितना आएगा 5 इंटू 5 कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है ना। इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाला एंगल कितना डिग्री है 37 डिग्री, ये वाला एंगल कितना डिग्री है 37 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, इसका एरिया वेक्टर निकालने के लिए मैं इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूं क्या। मैं लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एरिया वेक्टर मिलेगा, वेक्टर के साथ में लेना अपने को। तो यहां पे मैं नाम निकालता हूं इसका ए बी सी और डी। अच्छा बताओ मैं ए बी का और ए डी का मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो मुझे वेक्टर मिल जाएगा। चलो कर दीजिए। उससे पहले मुझे करना पड़ेगा एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए बी क्रॉस में ए डी। अब मुझे पहले ए बी की लेंथ तो मुझे पता है, ए बी की मुझे लेंथ तो पता है, लेकिन मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं पता, ठीक है ना भाई। ये वाला कितना है 5 सेंटीमीटर, ये वाला कितना है 5 सेंटीमीटर, ये वाला कितना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट नहीं पता। ये वाले कोऑर्डिनेट पता होंगे तभी तो मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा इसको। अच्छा अब बताओ ये वाला पॉइंट बताओ कौन सा है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं क्या लिखूंगा 0 इंटू 5 इंटू 0। भाई एक्स एक्सिस में कितना चलना है अपने को 0 चलना है, वाई में कितना चले 5 चले हैं, और जेड में कितना चले 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना का 0 5 0, इसका कितना का 0,0,0 सेंटर है ये, तो इसका ढूंढना पड़ेगा अपने को। अच्छा ये देखो क्या होगा, ये वाला होगा ऐसे,
ये वाला होगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बताओ, 5 कोस 37 डिग्री, और ये क्या होगी 5 साइन 37 डिग्री। कंपोनेंट्स में ब्रेक करना आता है अपने को इस वाले वेक्टर को, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ, 5 साइन 37 बताओ कितना होता है, 5 साइन 37 डिग्री। तो 5 साइन 37 की वैल्यू पुट कर देंगे तो बताओ कितना आएगा, 5 साइन 37 कितना होता है, 3/5 होता है, तो ये वाला आएगा 3 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 3, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 आ गया है। और यहाँ पे कितना आएगा 5 कोस 37 कितना होता है 4/5, तो ये कितना आएगा 4 है ना। तो एक कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया 3 और एक कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 4 0 एंड 3। 4 वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है x वाला, और 3 वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है z वाला। y वाला कोऑर्डिनेट कितना है इसका 0, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये xz प्लेन में है, y में नहीं है, y तो ऊपर जाके है। अच्छा अब मुझे निकालना बहुत आसान है, इसकी जो डिस्टेंस निकालिए कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ, AB कैसे निकालोगे, AB होती है हमारी 4 - 0 आई कैप प्लस में 0 - 0 जे कैप प्लस में 3 - में 0 के कैप है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए इस वाले वेक्टर के आ गए कोऑर्डिनेट कितने 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है ना। अच्छा अब इसके निकालिए आप AD के किसे निकालेंगे बताओ, AD के आएंगे आपके 0 - 0 0 - 5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 के कैप, ओनली क्या आएगा -5 सॉरी जे कैप है ना। यहाँ पे ओनली 0 5 0 है, यहाँ पे 0 0 0 है, तो 0 - 5 कितना आएगा -5 जे कैप। अब मुझे दोनों वैल्यू मिल गई AB और AD, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बताओ, AB = 4 आई कैप प्लस 3 के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विद -5 जे कैप, -5 जे कैप। चलिए कर दीजिए, 4 का -5 के साथ में कितना आएगा -20, कितना आएगा -20, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर दीजिए और आएगा I क्रॉस में J। आई क्रॉस जे क्या होता है बताओ, के कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, यहाँ पे करा था। फिर कर दीजिए इसका माइनस में क्या आएगा 3 × 5 कितना आएगा 15 आएगा, 15। उसके बाद में के क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस जे। अब बताओ के क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के तो क्या होता है आई होता है, और के क्रॉस जे क्या होता है आपका -i होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास इस वाले एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो कितना आएगा -20 के कैप प्लस 15 आई कैप। आगे बात समझ में, इस वाले एरिया के लिए अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो वो आएगा -20 के कैप प्लस 15 आई कैप। यानी इसको हम वेक्टर वाले तरीके से करते हैं तो बहुत आसानी से निकल आता है। तो ये था आपका एरिया वेक्टर का थोड़ा सा खेल, आपको इस प्रकार से एरिया वेक्टर को क्या करना है, डील करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर की बातें, एरिया वेक्टर कैसे निकालता है। अब थोड़ी थोड़ी इलस्ट्रेशन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए एरिया वेक्टर के लिए आपको पहचानना आना चाहिए कि एरिया वेक्टर के लिए हमें एंगल कौन सा लेना है, ठीक है ना। चलिए भाई मेरे पास में क्या है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना भाई। जो आपका एरिया का जो वेक्टर होता है नॉर्मल होता है वो हमेशा उसके सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड या अपवर्ड या डाउनवर्ड या फिर राइट या फिर लेफ्ट में होगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब देखो भाई मेरे पास में यहाँ पे कोई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन के अंदर स्पेस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कहाँ से, प्लस से माइनस, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा और उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो नेगेटिव के पास में जा रही हैं, तो उस वजह से स्पेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अच्छा अब देखो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने एक एरिया रख दूं, यहाँ पे कोई भी एरिया, जैसे कि मैंने ये वाला एरिया जो इसके सामने रख दिया है, ठीक है ना। अब देखो ये जो एरिया है ये वाला कैसा एरिया है, क्लोज एरिया। कैसा एरिया बताओ, क्लोज वाला एरिया, ठीक है ना। कैसा है, क्लोज वाला एरिया है। अच्छा अब देखो मेरे पास जो सरफेस होता है, सरफेस वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है ओपन सरफेस, कैसा होता है, ओपन सरफेस, और एक मेरे पास में होता है क्लोज सरफेस। कैसा होता है, क्लोज सरफेस। तो इसीलिए आपको मैं ये वाली चीज सिखाना चाह रहा हूं कि ओपन और क्लोज सरफेस के लिए आपको एरिया वेक्टर को अलग तरीके से डील करना है। कैसे करना है डील, अलग तरीके से डील करना है। अच्छा ओपन जो सरफेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे सर्कल, क्या बनाया, सर्कल। सर्कल कैसा सरफेस है बताओ, ओपन सरफेस। मैंने बनाया यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे सरफेस है बताओ, ओपन सरफेस। मैंने बनाया ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा होता है बताओ, ओपन सरफेस। ओपन का मतलब है एक ही सरफेस से बना हुआ है, एक ही लेयर से बना हुआ है, ठीक है ना। जब क्लोज सरफेस बताएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद बताओ आपका जो ट्रेपेजियम होता है, आपका जो पैरेललोपाइड होता है, पैरेललोपाइड नहीं, आपका ट्रेपेजियम होता है, आपका रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना।
ये जो चीजें होती है सब क्या होती हैं आपकी, होती हैं ओपन सरफेस। कैसे होती है? ओपन सरफेस। और ओपन सरफेस के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई है? ओपन सरफेस के लिए अगर आपको एरिया का वेक्टर निकालना हो, ओपन सरफेस के लिए एरिया का वेक्टर निकालना हो तो हमेशा उसके नॉर्मल टू द सरफेस कर दीजिए, नॉर्मल टू द सरफेस कर दीजिए, ठीक है ना। वो उसके इनसाइड भी हो सकता है और उसके आउटसाइड भी हो सकता है। इस ट्रायंगल का सरफेस कहाँ होगा? बाहर भी होगा, इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्लोज सरफेस के बारे में देखो, क्लोज सरफेस होता है आपका नंबर 1 पे स्फीयर। क्या होता है? स्फीयर। स्फीयर कैसे सरफेस है बताओ? क्लोज सरफेस है। उसके बाद में आपकी होती है क्या? क्यूब। क्यूब कैसे सरफेस है बताओ? क्लोज सरफेस। मतलब जो आपका वॉल्यूम की तरह क्लोज है, आपका घिरा हुआ चीज है ऐसे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्लोज सरफेस बोलते हैं। ये वाला क्यूब हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया? सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। ये चीजें क्या होती हैं? ये सारी क्लोज सरफेस में आती हैं। अब ये जो क्लोज सरफेस होती हैं, इनके लिए जो एरिया का जो वेक्टर होता है उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। कैसे? देखो ये आपका कैसा था? ओपन सरफेस। ओपन सरफेस के लिए एरिया का वेक्टर हमेशा ही क्या होता है? इसके आउटवर्ड भी हो सकता है और इसके इनवर्ड भी हो सकता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका क्लोज सरफेस है, कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस, तो उसके लिए एरिया का वेक्टर हमेशा ही कहां होता है? आउटवर्ड होता है। हमेशा कहां होता है? आउटवर्ड। मतलब ये स्फीयर है तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पे आउटवर्ड क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? इसके नॉर्मल एरिया वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास में क्यूब है तो क्यूब के टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। तो सभी 6 फेस का सभी का अलग अलग एरिया होता है, सभी के लिए अलग अलग एरिया वेक्टर होता है। कैसे? इस वाले के लिए एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ होगा। इस वाले के लिए कहां होगा? बाहर की तरफ होगा। नीचे वाले के लिए बाहर की तरफ, ऊपर वाले के लिए बाहर की तरफ, इस वाले सरफेस के लिए बाहर की तरफ, उस वाले के लिए बाहर की तरफ। यानी क्लोज सरफेस जो होता है उसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड ही होता है, इनवर्ड नहीं होता। इसके लिए भी बाहर की तरफ होगा, ये भी बाहर की तरफ होगा, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। यानी कोई भी क्लोज सरफेस अगर आप कंसीडर करते हो उसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा ही क्या होता है? आउटवर्ड लेना है। लेकिन अगर आपका ओपन सरफेस है तो आपका आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी दोनों में आप एक चूज कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बात समझ में? ये था आपका ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, समझ में आगे बात। अब हम लोग आगे चले क्या? अब हम लोग जो है आगे डील करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। हम लोग ये बात कर रहे थे, ये कैसे सरफेस है? कोई भी ओपन सरफेस मैंने कंसीडर किया है। अब इस ओपन सरफेस के लिए क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। और इसके सामने मैंने कोई एरिया कंसीडर कर लिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से जा रही है? यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, यहां से जा रही है। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग मानते हैं एनर्जी। क्या मानते हैं? एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी की तरह होती है जो स्पेस में ट्रेवल करती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्चुअल में कोई चीज नहीं होती, हमने इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया था। उसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या माना था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को माना था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होती हैं, ये भी सब आपका इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये केवल उस एनर्जी को समझने के लिए हम लोगों ने कंसेप्ट माना हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव के लाइंस के थ्रू जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इन लाइंस को देख के आपको क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो यूनिफॉर्म लग रहा होगा आपको, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस है। तो बोल रहा है कि इस एरिया में से कितनी एनर्जी पास हुई है, इस एरिया में से कितनी एनर्जी पास हुई है, उसी को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देता हूं। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू ए गिवन सरफेस, किसी गिवन सरफेस में से कितने नंबर ऑफ लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये हो गया कितनी एनर्जी उस एरिया में से पास हो रही है, मतलब कितनी नंबर ऑफ लाइंस वहां से पास हो रही है, उसी को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर बात समझ में आई? ठीक है। यानी कोई भी एरिया जो है उसको नॉर्मली कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पास कर रही होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में? अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 3 चीजें समझता हूँ। देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेंज ना करते हुए, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लो, मैं ए मान लेता हूँ, एरिया कितना मान लेता हूँ? ए मान लेता हूँ। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज ना करते हुए इस एरिया को मैं कम कर दूं, इस एरिया को मैं क्या कर दूं? कम कर दूं। तो देखो मैंने एरिया थोड़ा सा कम कर दिया है, ये लीजिए। मैंने जैसे ही एरिया कम किया तो बताओ क्या अब भी उतनी ही लाइंस इसमें से पास हो रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब भी मैंने एरिया को क्या किया है? डिक्रीज किया है, कम किया है, तो लाइंस अब कितनी पास हो रही है? 2 पास हो रही है। भाई फ्लक्स को मैंने क्या बताया? फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस।
जितनी लाइंस पास होंगी उतनी ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मतलब उतनी ही एनर्जी पास होगी। जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ही एनर्जी क्या होगी, ज्यादा पास हो पाएगी। जितना एरिया कम होगा एनर्जी उतनी कम पास होगी। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, पहले नंबर पे एरिया पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। पहली बात, एरिया ज्यादा होगा फ्लक्स ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा पास होगी। एरिया कम होगा फ्लक्स उतना ही कम होगा, एनर्जी कम पास होगी। दूसरी बात, अगर मैं एरिया को चेंज नहीं करता हूं, अगर मैं एरिया को चेंज नहीं करता हूं, मैं किसको चेंज करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता हूं, मैं इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता हूं। देखो पहले यहां पे कितनी लाइंस पास हो रही थी, 4 लाइन पास हो रही थी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दूं, क्या कर दूं, डबल। अब डबल करूंगा तो बताओ मुझे अब कितनी लाइंस पास होंगी इसमें से, अब इसमें से पास होंगी कितनी लाइंस बताओ, 8 लाइंस। कितनी होंगी, 8 लाइंस। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डबल करने का मतलब लाइंस क्या हो गई, डबल हो गई है। तो अब जो है इसमें से उसी एरिया में से, एरिया तो सेम है लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डबल पास हो रहा है। तो क्या बताओ फ्लक्स भी ज्यादा हो गया, क्या अब ज्यादा एनर्जी पास हो रही है उसी एरिया में से, हाँ। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नंबर 2 किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा एनर्जी डबल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होगा एनर्जी हाफ हो जाएगी, लेकिन आपको एरिया चेंज नहीं करना है। एरिया को अगर चेंज कर रहे हो तो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। तो एक तो मैंने ये पता कर लिया कि हमारा जो फ्लक्स जो है वो आपका 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तीसरी बात, अगर मैं एरिया को चेंज ना करूं, अगर मैं एरिया को चेंज ना करूं, मैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज ना करूं, मैं किसको चेंज कर दूं, मैं चेंज कर दूं एंगल को। किसको चेंज कर दूं, एंगल को। वो कैसे समझो, भाई मेरे पास में एरिया ये वाला है, ये वाला मेरे पास में क्या है, एरिया है। मैंने ऐसा एरिया मान लिया, ये लीजिए, ठीक है ना, ये एरिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले ऐसे पास हो रही थी, कैसे पास हो रही थी, ऐसे पास हो रही थी। तो क्या तीनों के तीनों लाइंस इसमें से पास हो रही है ना। इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर कहां पे होगा बताओ, ऊपर की तरफ होगा, है ना, या तो ऊपर होगा या फिर कहां होगा, नीचे होगा। मैंने एक डायरेक्शन को फिक्स कर लिया ऊपर की साइड में, तो इसमें से लाइंस पास कितनी हो रही है, 3। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कितना मान लिया, 3 मान लिया। भाई 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 3 न्यूटन पर कूलम में फिक्स हो गया है। इसका जो एरिया है वो कितना बताओ, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर है। कितना है, पाई आर स्क्वायर है। यानी मैंने दोनों चीजें क्या कर दी हैं, फिक्स कर दी है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, मैं किसको चेंज कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, या तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दूं या फिर मैं एरिया वेक्टर को चेंज कर दूं। तो देखो एरिया वेक्टर तो चेंज हो नहीं सकता, एरिया वेक्टर तो कहां रहेगा, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता हूं, ये देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके क्या कर दिया है, इस साइड में कर दिया है। ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कहां कर दिया है, इस डायरेक्शन में कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही चेंज हुआ, क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को चेंज किया, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो 3 ही है, लेकिन क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, हाँ डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। तो जब डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, नॉर्मल वेक्टर मेरा वहीं पे है, एरिया वेक्टर मेरा वहीं पे है, एरिया का मैग्नीट्यूड भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वही है। लेकिन अब अगर मैं देखूं कि इस एरिया में से कितनी एनर्जी पास हो रही है, तो मैं कितनी एनर्जी कहूंगा, 0। क्या इस एरिया में से एनर्जी ऊपर आ रही है, क्या नहीं आ रही। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे था तो एनर्जी पास हो रही थी, कितनी एनर्जी पास हो रही थी, 3 न्यूटन पर कूलम। लेकिन अभी अगर आपने डायरेक्शन को चेंज करके ऐसे कर दिया है या ऐसे कर दिया है, तो उस केस में इस एरिया में से एक भी लाइन पास नहीं हो रही। और अगर उस एरिया में से एक भी लाइन पास नहीं होगी, मतलब नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया 0 है, इसका मतलब एनर्जी भी कितनी है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना होते हुए भी, एरिया वेक्टर 0 ना होते हुए भी आपका फ्लक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब एनर्जी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। कहने का मतलब है इन दोनों चीजों के अलावा तीसरी चीज और है जिसके ऊपर आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या है आपका एंगल। वो क्या है आपका एंगल, वो क्या आपका एंगल पे भी डिपेंड करता है। अच्छा एंगल देखो, एंगल के बारे में पता करते हैं कि भाई एंगल जो है आपका साइन थीटा आना चाहिए कि कोस थीटा आना चाहिए। भाई हम लोग क्या करते हैं, बुक में रट लेते हैं इस चीज को कि भाई आपका जो फ्लक्स होता है वो ई कोस ऑफ थीटा होता है। कोस क्यों आया इसके बारे में नहीं पता, चलो आज ये जान लेते हैं ना, इसके बारे में पता करते हैं कि अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर की साइड में होता, कहां होता, ऊपर की साइड में होता, तो उस टाइम पे मेरा फ्लक्स कितना होता। भाई सारी की सारी लाइंस पास हो रही है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना होके, अगर ऐसे होता, ऐसे होता, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता, 0। एक भी लाइन पास नहीं हो रही। अभी सारी लाइन पास हो रही है, अभी एक भी लाइन पास नहीं हो रही। अच्छा अब बताओ, इतने एंगल पे कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, इसका मतलब अगर मैं ऐसे करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मेरा मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है। कितना आ रहा है, मैक्सिमम। और अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरा फ्लक्स क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ
कि नॉर्मल वेक्टर तो ऊपर की साइड में था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की साइड में था, तो दोनों में एंगल कितना डिग्री था बताओ? 0 डिग्री। भाई जब दो चीजें, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर जा रहा है और मेरा नॉर्मल भी ऊपर ही जा रहा है, तो दोनों में कितना एंगल है? 0 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया ऐसे और नॉर्मल कहां हो गया? ऊपर। तो बताओ एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। आपको साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया? 90। तो जब 90 का एंगल होता है तो फ्लक्स 0 आता है, 90 का एंगल होता है तो फ्लक्स कितना आता है? 0। और जब एंगल 0 डिग्री होता है तो फ्लक्स क्या आता है? मैक्सिमम आता है। इसका मतलब मुझे ये बताओ कि साइन और कोस में से यहाँ पे कौन सा एंगल लेना चाहिए? भाई मुझे मैक्सिमम कब चाहिए? जब मेरा मैक्सिमम आंसर कितना है? 1 आए। तो कितने डिग्री के ऊपर कोस 0 होता है कि साइन 0 होता है? अगर मैं साइन 0 ले लूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब वो तो मिनिमम हो जाएगा। तो मैं यहां पे लेता हूं कोस और यहां पे लेता हूं कोस, यानी साइन अगर मैं ले लेता हूं तो साइन वाले केस में तो साइन 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरा फ्लक्स 0 ही हो जाएगा। मुझे फ्लक्स 0 नहीं करना, मुझे फ्लक्स क्या करना है? मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूंगा कि कोस 0 पे कितना होता है? 1 होता है। इसलिए मेरा फॉर्मूला बोलेगा ई ए कोस ऑफ थीटा, यानी जो मुझे एंगल लेना है वो साइन का ना लेके किसका लेना है? कोस का लेना है। क्लियर बात समझ में आई? 90 पे कोस 90 0 होता है, 0 पे कोस 0 1 होता है, इसलिए मैंने क्या लिया है? कोस लिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया है? ई ए कोस फाई। क्या हो गया? ई ए कोस फाई। तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझ में आया कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस गिवन एरिया से पास हो रही हैं, उसको हमने बोला है एनर्जी पास थ्रू द गिवन सरफेस एरिया। उसको हमने एक नई क्वांटिटी से क्या क्या डिनोट किया है? उसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आएगा नोटेशन, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। किससे? फाई से डिनोट करते हैं। फाई के नीचे अगर मैं ई लगा दूं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। फाई के नीचे अगर मैं बी लगा दूं तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए मेरे पास फॉर्मूला बन गया फाई इज इक्वल टू ई ए कोस ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात, इसके जो यूनिट है उसके बारे में जान लेगा फटाफट। यूनिट क्या होने चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। इनटू एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया? कूलम हो गया। कोस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरी बात अगर मैं इस कोस को यहां से चेंज करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ई ए। अच्छा मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना? और एरिया भी कैसी क्वांटिटी हमने पढ़ी? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर कोस को हटाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं? डॉट लिख दूं क्या? अरे वेक्टर पढ़ा आपने, वेक्टर में देखा होगा आपने कि ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है ए बी कोस ऑफ थीटा, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इस कोस को मैं हटाऊं तो यहाँ पे डॉट लगा दूं क्या? तो ई वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट क्या होगा? ई ए कोस ऑफ थीटा होगा। क्या वही आपका फ्लक्स है? अच्छा अब एक बात और बताओ मुझे कि जब दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कौन सी क्वांटिटी बनती है? स्केलर की वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। आपने ये भी सीखा था। दो वेक्टर का डॉट हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा क्या होता है? वेक्टर होता है। इसलिए हमें ये पता चल गया कि जो आपका जो फ्लक्स है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब जब भी हम लोग फ्लक्स को पढ़ेंगे तो फ्लक्स के अंदर आपने को डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब आपको इसको डील करना इजी हो जाएगा। ठीक है ना? फ्लक्स जब भी निकालना हो तो आप उसको क्या करना है? सिंपल अलजेब्रिक लॉ से क्या करना है? ऐड करना है। उसके लिए हमें वेक्टर के रूल अप्लाई नहीं करने। चलो अगर आपको फ्लक्स की बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे चले। फॉर्मूला आपको क्लियर है? फाई इज इक्वल टू ई ए कोस ऑफ थीटा। अच्छा कई बार हम लोग जो इसका फॉर्मूला जो ऐसे भी लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है ना? इंटीग्रल ई ए कोस ऑफ थीटा। इस इंटीग्रल का मतलब होता है क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज कर्व में से। मतलब ऐसा जरूरी है कि जो सरफेस आपने जो चूज किया है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? चारों तरफ से बंद होना चाहिए। एक तो वो वाला क्लोज नहीं, एक तो वो वाला क्लोज बोल रहा था मैं 3D वाला क्लोज। ये क्लोज का मतलब चारों साइड से बंद होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए। ये वाला ओपन सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो ये वाला सरफेस जो है यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना? बंद होना चाहिए, कवर होना चाहिए चारों साइड से। ठीक है ना? तो आपका ई ए कोस ऑफ थीटा आएगा। ठीक है? क्लियर बात समझ में आई? अच्छा अब देखो फ्लक्स जो है आपका मैक्सिमम कितने पे होता है बताओ? फ्लक्स मैक्सिमम कितने पे होता है बताओ? 0 डिग्री पे, है ना? अच्छा मिनिमम कितने पे होता है? 180 डिग्री पे। मिनिमम का मतलब है 180 पे होता है कोस 180 -1। तो आपका कोस नेगेटिव के 1 कितना होता है? कोस 180 आपका -1 होता है, तो नेगेटिव फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है ना? तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो एंगल पे भी डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड करती है? आपके मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका साथ साथ में क्या होता है? एरिया वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है ना? तीन चीजों पे डिपेंड करती है। चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और इसकी फील आए। भाई मैंने एक एरिया मान लिया, मैंने क्या मान लिया, एक एरिया मान लिया, इसकी जो रेडियस है वो कितनी मान ली, r मान ली है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या मान रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, E है। और ये जो एंगल है मुझे दे रखा है 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री, या फिर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 30 डिग्री, कितना मान लूँ 30 डिग्री। तो बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा, E होगा, इसको E नोट मान लो, चलो E नोट हो गया, इनटू A एरिया वेक्टर, इसका एरिया कितना होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, क्या होना चाहिए, पाई आर का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। ई ए कोस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे बताओ कितना लिखूं, कोस ऑफ थीटा, थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 30 के 60, थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, 30 के 60। तो क्वेश्चन में देख के आपको लग रहा है थीटा कितना है 30 डिग्री, लेकिन एक्चुअल में थीटा इज नॉट 30 डिग्री। आपको ध्यान रखना होगा कि थीटा जो एंगल होता है वो एंगल होता है किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। इस एरिया के लिए एरिया का वेक्टर कौन सा होगा बताओ, ऊपर की तरफ, याद है ना आपको। रिंग के लिए अगर ऐसे रिंग पड़ी हुई तो एरिया वेक्टर का होगा ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में होना चाहिए। तो ऊपर की साइड तो नॉर्मल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये वाला होगा, तो एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ना कि ये वाला। ये कितना बताओ 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना लूं, कोस 60 डिग्री लूंगा। और कोस 60 बताओ कितना होता है, बताओ कोस 60 होता है आपका 1/2, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा E नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। चलो एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं। मेरे पास में ये आपका सर्कल हो गया है, क्या है ये वाला सर्कल, सर्कल और स्फीयर में फर्क होता है, ठीक है ना। क्लोज सरफेस बाद में सीखेंगे, पहले ओपन सरफेस के लिए मेरा क्या है, सर्कल हो गया है। अच्छा इस सर्कल के लिए ये वाला सेंटर है, रेडियस इसका r है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना मान रखा है मैंने, E नॉट मान रखा है, कितना मान रखा है, E नॉट। और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, क्या दे रखा है 45 डिग्री। बता दीजिए फ्लक्स कितना होना चाहिए, जल्दी कीजिए, इसका फ्लक्स बता दीजिए कितना होना चाहिए भाई। एंगल कितना डिग्री है, क्या 45 डिग्री है कि कुछ और है। तो यहाँ पे आपको फिर से एंगल देखना पड़ेगा भाई। फ्लक्स आपका क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया कितना बताओ, पाई आर स्क्वायर। भाई एरिया तो वही होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। वो आपका ऐसे पड़ा था, ये आपका ऐसे पड़ा प्लेन के अंदर। अच्छा आप मुझे बताओ कि एंगल जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इस साइड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इस साइड में है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। और नॉर्मल कहाँ पे बताओ, इसका नॉर्मल तो आउटवर्ड है भाई। अगर ऐसा अगर आपका सर्कल होता है प्लेन के अंदर, तो नॉर्मल टू द सरफेस तो यही होना चाहिए बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ और वो इसकी तरफ, तो एंगल कितना डिग्री बताओ, 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे और नॉर्मल आपका ऐसे, तो कितना एंगल हो गया ये वाला, 90 नहीं हो गया क्या। तो कोस 90 कितना आएगा, कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, कितना होता है 0। तो इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। कभी यहाँ पे कर दो E नॉट पाई आर स्क्वायर बाई √2, ऐसा नहीं करना, कभी कोस 45 करके आंसर निकाल दो, ठीक है ना। 45 डिग्री एंगल किसके साथ में है, इस रेडियस वाले वेक्टर के साथ में है। हमें तो नॉर्मल टू द सरफेस वेक्टर के साथ में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल देखना है।